हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए हम लोग टेस्ट नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष में माना जाता है। तो भारत में आर्थिक जो सुधार शुरुआत किए गए ये जुलाई 1991 में चालू किए गए थे। इसी समय भारत में वैश्वीकरण की नीति आई थी। तत्कालीन समय की हम लोग बात करें तो उस समय ही आपका एलपीजी जो अपनाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, ठीक, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण का जो कॉन्सेप्ट आया था इसी समय जो है मनमोहन सिंह ने दिया था। क्योंकि इस समय क्या था कि भारत में आर्थिक सुधार इस समय इसलिए लाए गए थे क्योंकि भारत के पास जो डॉलर था या इनका जो रिजर्व था, ठीक, तो वो कम हो गया था। यदि देखा जाए तो पेट्रोलियम की खरीद की यदि हम लोग बात करें तो केवल 15 दिन तक ही भारत के पास जो है इतना धन कलेक्ट था। उसके बाद भारत जो है दिवालिया हो जाता। उसी के बाद जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने के ही प्रयासों से यहाँ पे एलपीजी का नीति लाई गई थी। उसके बाद जो है फिर पुनः ये देखा गया कि जो अलग अलग जैसे कोई भी उद्योग स्थापित करना होता था तो उसके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। और लाइसेंस से काफ़ी जो उद्योगपति थे ये सभी डरते इसलिए थे क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा, एक तो लाइसेंस नहीं लगा है तो भी समस्या है, लगाने के बाद उसको पास कराने में तमाम समस्याएं, ठीक, तो ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए उस समय क्या किया गया कि केवल कुछ ही 6 से 7 उद्योगों को ही लाइसेंस के अंतर्गत रखा गया और सभी को लाइसेंस से छूट दे दी गई। उसके बाद देखिए सूची 1 और 2 को मिलान करना है। नई दिल्ली दिया है, नई दिल्ली आपका एक प्रशासनिक नगर है, ठीक। रोम आपका ये कल्चरल सिटी है। दुर्गापुरी औद्योगिक नगर है और मसूरी जो है ये रिसोर्ट शहर है, ठीक। तो इस आधार पे जो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, मुंबई को क्या कहा जाता है? कार्लियोपोलिस, क्लाउडीपोलिस, एम्फिलियोपोलिस, काटनोपोलिस। तो मुंबई को भारत का काटनोपोलिस बोला जाता है, सूती वस्त्र की राजधानी बोला जाता है। महाराष्ट्र को मुंबई के अलावा सोलापुर, अंकोला, सांगली, पुणे, सतारा, नागपुर में भी सूती वस्त्र के केंद्र हैं। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड की परियोजना के तहत बड़ी लाइन द्वारा किन दो नगरों को जोड़ा गया? तो इसके द्वारा किन दो नगरों को जोड़ा गया? तो कोंकण रेल परियोजना के अंतर्गत महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित रोहा से कर्नाटक के मंगलौर नदी पत्तन पर 760 किलोमीटर लंबाई में फैला हुआ यह रेल मार्ग जो है 3 राज्यों गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र को जोड़ता है। तो यहाँ पर देखिए कि इन 2 राज्यों के बीच यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये आपका मुंबई से मंगलौर तक। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में जनसंख्या सघनता अधिकतम है? तो जनसंख्या की जो सर्वाधिक सघनता पाई जाएगी कहाँ पे पाई जाएगी? ये आपका गंगा के डेल्टा क्षेत्रों में। तो गंगा का ऊपरी मैदान, पंजाब, ब्रह्मपुत्र या डेल्टा क्षेत्र, ठीक। अगला देखिए, बोकारो संयंत्र इस्पात की स्थापना जो है किसके सहयोग से की गई थी? तो बोकारो की स्थापना जो है ये आपका रूस के सहयोग से की गई थी। सार्वजनिक क्षेत्र का इस्पात संयंत्र है और भारत का प्रथम स्वदेशी इस्पात संयंत्र भी इसे कहा जाता है, इसके रूप में जाना जाता है। तो ये आपका सोवियत रूस के भिलाई भी इसी से था। और यहाँ पे देखिए 7 नंबर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कोयला क्षेत्र सोन नदी घाटी में स्थित नहीं है। तो सोन नदी घाटी का कोयला क्षेत्र कौन सा नहीं है? ठीक, तो यहाँ पे देखिए कोयला का जो सर्वाधिक संचित भंडार देखा जाता है तो ये आपका उड़ीसा के अंतर्गत है, छत्तीसगढ़ भी इसमें शामिल है और झारखंड है, ठीक। तो यहाँ पे देखें तातापानी, रामकोला, चिरमिरी, झिलीमिली, बिसराम, सोनहट, झारखंड, कुरियागढ़, लखनपुर, बिलासपुर, रामगढ़, ये सभी जो कोयले के निक्षेप वाले एरिया हैं। कोरबा कोयला क्षेत्र का राज्य का जो प्रमुख कोयला क्षेत्र माना जाता है, जिसके समीप जो है आपका सिंगरैनी कोयला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में है। यहाँ उच्च किस्म का कोयला पाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए जो झरिया वाला रेंज है कोयला का, यहाँ पे सबसे मोटी लेयर देखी जाती है झरिया वाले में। तो सोन नदी घाटी में कौन सा स्थित नहीं है? तो सोन नदी घाटी का कौन सा क्षेत्र नहीं है? तो देखिए उमरिया, सुहागपुर, तातापानी, ये सभी सोन वाले एरिया में आएंगे। जबकि सिंगरैनी जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में आ जाता है, तो ये इसलिए इसमें शामिल नहीं है। कौन सा युग्म सही नहीं है? भाटिया ने सस्य
गहनता के बारे में बताया। बीवर शस्य विविधता, बीवर शस्य उत्पादकता, किंडाल कोटि गुणांक, रफीउल्ला अधिकतम सकारात्मक विधि। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कौन सा युग्म सही नहीं है यानी सम्मिलित नहीं है। तो भाटिया ने शस्य विविधता के बारे में बताया था। किंडाल जो है कोटि गुणांक विधि इनकी है। रफीउल्ला की अधिकतम सकारात्मक विधि है। बीवर की जो शस्य उत्पादकता के अलावा बीवर की क्या है, फसल संयोजन प्रदेश निर्धारण विधियां हैं। ठीक, यानी शस्य संयोजन विधि बीवर की है। 1989 में योजना आयोग जो अब नीति आयोग हो गया, कृषि जलवायु क्षेत्रों को कितने भागों में डिवाइड किया था, तो इसने 15 भाग बताए थे। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार गंगा के मैदानों में वनों के अंतर्गत क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत होना चाहिए। ठीक, तो ये गंगा के मैदानों की बात की जा रही है। 1989 में जो योजना आयोग ने 15 भाग बताए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार गंगा के मैदानों में वनों के अंतर्गत जो भौगोलिक क्षेत्र है वो 25% होना चाहिए। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार जो संपूर्ण भारत में 33% वन आच्छादन होना चाहिए। यही स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की बात करें तो भारत में कुल वन आच्छादन जो है वो 21.67% है। यहीं पे टोटल जैसे वनावरण और वृक्षावरण सब मिला के देखा जाए तो ये 24.56% है। ठीक, तो ये आंकड़े आप याद रखिएगा। चलिए आगे हम लोग यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है कि एक तरफ सूचीबंद दिया है झूम कृषि और प्रदेश किससे सम्मिलित हैं। तो देखिए झूम आपका उत्तर पूर्व में है, कुमारी जो है पश्चिमी घाट में कहते हैं, पोंडू या पोंडू, ठीक, तो ये आपका आंध्र प्रदेश है, और बत्रा ये दक्षिण पूर्व राजस्थान है। तो इस आधार पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। अगला देखिए परियोजना और नदियाँ। अब यहाँ पे देखिए इसका जो मैचिंग का जो विकल्प दिया गया है मिलान करने का, ये थोड़ा सा यहाँ पे आपका गड़बड़ दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पे पोचमपाद परियोजना किस पे है, तो ये आपका गोदावरी नदी पे है। नागार्जुन सागर, तो नागार्जुन सागर ये आपका कृष्णा पे है। और नांगल बांध जो है ये आपका सतलज नदी पे बनाया गया। मैथान या तिलैया ये आपका बराकर नदी पे है। ठीक, तो इस आधार पे जो यहाँ से आपका हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। तो यहाँ से आप ये याद रखिएगा, विकल्प के पीछे नहीं पड़िएगा क्योंकि विकल्प टाइप करने में यहाँ गड़बड़ हो गया है। अगला देखिए कि राज्यों के तेलुगु गंगा परियोजना के जल में किसका हिस्सा है। निम्नलिखित राज्यों में तेलुगु गंगा जल परियोजना में किसका हिस्सा है। ठीक, तो तेलुगु गंगा परियोजना में आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल ये सभी परियोजनाएं इसमें आती हैं। यह परियोजना भारत में चेन्नई शहर के पेयजल आपूर्ति परियोजना से रिलेटेड है। तो इसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, यानी कि विकल्प कौन सा हो जाएगा, ए। हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है, तो हीराकुंड जो है महानदी पर है, उड़ीसा में। ठीक, हीराकुंड बांध के निर्माण से पहले महानदी पर जो है भयंकर बाढ़ आते थे, इसे उड़ीसा का शोक कहा जाता है। चारों आप उड़ीसा जो है महानदी को कहते थे। हीराकुंड बांध जो है जब बन गया, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है। ठीक, कहाँ पे है, ये आपका महानदी पे। कोलकाता किस प्रकार के जलवायु का प्रतिनिधि नगर है, तो कोलकाता जो है ये भारत में स्थित जो कोलकाता पश्चिम बंगाल का है, यहाँ पे महत्वपूर्ण बंदरगाह भी स्थित हैं और भारत देश की राजधानी भी पहले यहीं हुआ करती थी। ठीक, यह किस प्रकार की जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपका मानसूनी जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक, तो 15 नंबर हो गया। अगला देखिए यहाँ पे पूर्वी घाट पहाड़ियों की सर्वाधिक ऊंचाई कहाँ पे मिलती है, महेंद्रगिरी में, तिरुपति में, गोदावरी कृष्णा के मध्य, या फिर विशाखापत्तनम तटवर्ती भाग में। ठीक, तो पूर्वी घाट पहाड़ियों का जो सर्वाधिक ऊंचाई है ये आपका विशाखापत्तनम चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1680 के आसपास है। दूसरी ऊंची चोटी जो है महेंद्रगिरी है, जो उड़ीसा के गंजम जिले में है, 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो विशाखापत्तनम जो चोटी है ये सर्वाधिक ऊंची है, तो विशाखापत्तनम तटीय भाग में, यानी डी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाता है। पाक जलडमरू मध्य किसे जो है भारत की मुख्य भूमि से अलग करता है, यानी कि पाक स्टेट जो है ये आपका भारत को श्रीलंका से अलग करता है। तो पाक जलडमरू मध्य के बीच ही जो पंबन ब्रिज है या मन्नार की खाड़ी यहीं पे स्थित है। तो यहाँ पे देखिए ये किसके बीच है, भारत और श्रीलंका के बीच है। भारत का सबसे लंबा जो नेशनल हाईवे वो कौन सा है, ये देखिए NH-44 है। ये तो विकल्प में आपका NH-44 दिया रहा है और NH-7 दिया रहा है। तो
आप NH44 लगाएंगे। यदि ये ना दिया रहे NH7 रहे तब आप क्या लगाएंगे, नेशनल हाईवे नंबर 7। चूँकि NH1 को जो है NH1 और 2 को मर्ज कर दिया गया NH7 में, तो ये आपका हो जाता है अमृतसर से लेके इधर कन्याकुमारी तक हो जाता है NH44। ठीक, तो ये आपका नया अपडेट है कि ये चूँकि जो राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं हैं इसको इसमें मर्ज कर दिया गया है, NH1 को NH7 से मर्ज कर दिया गया, तो ये कन्याकुमारी से लेके अमृतसर तक ये हो जाती हैं। ठीक, अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकाल में जो वर्षा प्राप्त होती है वो किस कारण से होती है। तो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में जो शीतकाल में वर्षा प्राप्त होती है ये आपका भूमध्य सागर के समीप जो यहाँ पे आपका लौटता मानसून दिया है, स्थानीय झंझावात है, पश्चिमी विक्षोभ है, इनमें से कोई नहीं। तो ये पश्चिमी विक्षोभों की वजह से ही भारत में जो शीतकालीन वर्षा प्राप्त होती है जो आपका उत्तर पश्चिम भाग में प्राप्त होती है, ये भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ यानी चक्रवात जो उठते हैं वो आपका इधर ही जम्मू कश्मीर या पंजाब इधर के आसपास आते आते वो आपका यहाँ पे संघनित हो जाते हैं और वर्षा करते हैं। ठीक, तो शीतकाल में कुछ वर्षा इनसे भी होती है पश्चिमी विक्षोभों से जम्मू और कश्मीर राज्यों में, साथ ही साथ पंजाब भी इसमें शामिल है। ब्रह्मपुत्र घाटी में बहने वाली नदी कौन सी, तो इसमें नर्मदा है। नदी डेल्टा का निर्माण कौन सी नहीं करती थी, एक नर्मदा और तापी है। डंकन पासेस कहाँ पे है। ठीक, 22 नंबर में देखिए डंकन पास जो है ये जो विकल्प दिया गया, विकल्प के अनुसार जो अंडमान और निकोबार हो जाएगा, लेकिन जो इसका सही रूप है ये हमने आपको जो आंसर की का संशोधन किया गया था उसमें आपको प्रॉपर तरीके से ये बताया भी गया है कि अंडमान और निकोबार के बीच विकल्प के अनुसार हो गया, लेकिन जो डंकन पास स्पेशली है ये दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान यानी कि लिटिल जो आपका अंडमान है उसके बीच स्थित है। ठीक, तो उसके बाद देखिए यहाँ पे जो आपका अगला प्रश्न है, भारत के उस द्वीप का नाम बताएं जिनमें ज्वालामुखी स्थित है। तो यहाँ पे देखिए बैरन द्वीप है, नारकोंडम और बैरन दो द्वीप हैं जो पूरे एशिया में दो द्वीप हैं जो ज्वालामुखी का यहाँ पे उद्गार करते हैं, या दक्षिण एशिया का मान सकें, दक्षिण पूर्व एशिया का मान सकते हैं। औद्योगिकरण का स्तर मापने के लिए बहुतात्विक अपनाया गया। तो औद्योगिकरण के स्तर को मापने के लिए बहुतात्विक उपागम किसके द्वारा अपनाया गया, तो राइट के द्वारा, थॉमसन, गियर या जोन्स। तो ये अपनाया गया थॉमसन के द्वारा जो है औद्योगिकरण स्तर मापने के लिए बहुतात्विक उपागम अपनाया गया। निम्नलिखित में कौन सा एक खनिज जो है ये अणु ऊर्जा उत्पादन में प्रमुख है, लिथियम, रेडियम, यूरेनियम या कोयला। ठीक, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, अणु ऊर्जा उत्पादन में यानी परमाणविक ऊर्जा की बात कर रहे हैं। ठीक, तो ये आपका यूरेनियम है। हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मालदीव है, लक्षद्वीप है, मेडागास्कर है, सुमात्रा है। तो हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है ये आपका मेडागास्कर है। ठीक, कौन सा है, ये आपका मेडागास्कर है। अगला देखिए यहीं पे दिया है भारतीय मूल की फसल कौन सी नहीं, 34 नंबर में चावल है, गन्ना है, मक्का है, आम है। तो इसमें देखिए 34 नंबर में सभी जो है चावल, गन्ना, आम ये सभी भारतीय मूल की हैं, लेकिन मक्का जो है ये आपका भारतीय मूल का नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। फेल्ला कृषक कहाँ पे होता है, तो फेल्ला जो कृषक हैं ये मिस्र के हैं। ठीक, तो मिस्र में अस्थायी कृषि करने वाले कृषकों को फेल्ला कहा जाता है। ब्राज़ील में रोका बोला जाता है। निम्नलिखित राज्यों में समुद्री जैविक उत्पादन है तो अधिकतम संभावित क्षेत्र कहाँ पे है, तो समुद्री जैविक उत्पादन है तो अधिक संभावित क्षेत्र जो है ये आपका जैव विविधता की बात कर रहा है, तो कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। भारत की भौगोलिक संरचनाओं को कितने समूहों में बांटा जा सकता है, तो भारत की भौगोलिक संरचनाओं को 4 विशेष समूहों में डिवाइड करते हैं, जिसमें यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ये आपका 4 ही ऑप्शन होना चाहिए था। तो इसमें 4 भागों में कौन कौन से, उत्तर का पर्वतीय भाग, दक्षिण का पठार, विशाल मध्यवर्ती मैदान और आपका तटवर्ती मैदान एवं द्वीप समूह। ठीक, विशेष रूप से 4 भागों में डिवाइड किया जाता है। अगला देखिए भारत और पाकिस्तान तथा भारत और बांग्लादेश की बीच सीमाएं किस प्रकार की सीमाएं हैं, पूर्ववर्ती, उत्तरवर्ती, आरोपित या रिलिक्ट।
तो किस प्रकार की सीमाएं हैं, पूर्ववर्ती या उत्तरवर्ती या रिलेक्ट। तो यहाँ पे देखिए उत्तरवर्ती को परवर्ती भी कहते हैं, ठीक, इसे ही परवर्ती बोला जाएगा। इसके पहले वाले टेस्ट में आपको ये प्रश्न मिला था। तो पूर्ववर्ती सीमा क्या होती है कि जिसका विकास सांस्कृतिक वातावरण के विकास से पहले, यानी कि जो देश हैं ये सब बने उससे पहले ही उसका निर्धारण किया जाए, तब वो पूर्ववर्ती सीमाएं होती हैं। जबकि परवर्ती सीमा या उत्तरवर्ती सीमा वो सीमा होती है जो सांस्कृतिक वातावरण के विकास के बाद, यानी कि जो अवधारणा विकास हो गया, घर और बन गए, ठीक, उसके बाद जो है ये अस्तित्व में आती हैं। प्रत्यक्ष या गौड़ प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक प्रदेशों से ये गुजरती हैं। ये अनेक बार जो है भाषा, धर्म, प्रजाति के आधार पर भी विकसित होती हैं, ठीक। यहाँ पर देखिए आरोपित सीमाएं भी दिया, रिलेक्ट दिया है। अब जो सही उत्तर यहाँ पर देखिए फिर से आपका क्या हो जाएगा, परवर्ती सीमाएँ हो जाएगा। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं कि कृषि का वह प्रकार जिसे बड़े आकार के खेतों में यांत्रिक विधियों से उगाया जाता है, ठीक। तो काफ़ी बड़े आकार के खेतों में यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि को क्या बोला जाता है, मिश्रित कृषि, विस्तृत कृषि या फिर उद्यान कृषि या गहन कृषि। इसे रोपण कृषि के नाम से भी जानते हैं या बागानी कृषि, बारानी कृषि भी कहते हैं। तो विस्तृत कृषि जो है ये आपका बड़े आकार के खेतों में यांत्रिक विधियों से की जाने वाली कृषि होती है। इस कृषि में श्रमिकों का उपयोग कम एवं मशीनों का ज़्यादा किया जाता है। कृषि में मशीनों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति जो श्रमिक उत्पादन या कुल लागत जो है वो आपका अधिक होता है, ठीक। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा विस्तृत कृषि। अगला है कि क्यूबा गन्ना का विश्व स्तरीय उत्पादक है, बात सही है। क्यूबा में कारण दिया, क्यूबा एक द्वीप है क्या इसीलिए विश्व स्तरीय उत्पादक है, नहीं। क्यूबा में गन्ने का बृहद स्तर पर यहाँ पे खेती होती है। गन्ने के लिए यहाँ पे प्राकृतिक जलवायु भी उसी तरह से दशाएं उपलब्ध हैं, ठीक। गन्ने के अधिकतम उत्पादन के लिए इसका द्वीप का होना महत्व नहीं रखता है, इसलिए दोनों तो सत्य हैं लेकिन ये सही व्याख्या नहीं कर रहा है। अगला देखिए व्यापारिक पशुपालन के साथ साथ मक्का की कृषि कहाँ पे होती है। तो व्यापारिक पशुपालन के साथ साथ मक्का की जो खेती होती है वो यूएसए में होती है, मक्का पेटी के नाम से यहाँ पे जाना जाता है, ठीक। तो आपका यूएसए हो गया। अगला देखिए यहाँ दिया गया भारत में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान विश्व में सबसे ठंडे आवासीय स्थानों में द्वितीय श्रेणी में पड़ता है, ठीक। तो इसमें आपका जो है ये द्रास है, विश्व के सबसे ठंडे आवासीय स्थानों में सेकंड नंबर पे है। जम्मू कश्मीर के कारगिल ज़िले में ये पड़ता है और भारत का सबसे ठंडा स्थान जो है लद्दाख है। द्रास को लद्दाख का द्वार भी कहा जाता है, हालांकि द्रास सेक्टर भी सर्वाधिक यहाँ पे ठंडा माना जाता है। भारत में भूपत्रों को या सर्वे सीट का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है। तो भारत में सर्वे सीट या भारत के निकटवर्ती देशों के जो शीर्षक हैं सर्वेक्षण विभाग के द्वारा किया जाता है, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। जबकि कोलकाता जो है ये एटलस का प्रकाशन करता है, ठीक। अगला है मौसम विभाग के वर्गीकरण का आधार वनस्पति है, भौतिक विभाग के वर्गीकरण का आधार जो है ये वनस्पति है। तो वनस्पति नहीं बल्कि क्या होता है, उच्चावच होता है, ठीक, भौतिक विभाग का। जबकि जैविक विभाग का जो है ये वनस्पतियाँ हो सकती, वनस्पति उच्चावच की प्रकृति को बताती हैं। तो ये भी आपका राइट है, उच्चावच की प्रकृति को भी ये डिफाइन करती हैं, क्योंकि जहाँ पे जैसा ऊंचाई पे देखा जाता है वहाँ पे वनस्पतियों का वितरण भी उसी अनुरूप मिलता है। हवाई द्वीप जो है प्रमुख उत्पादक है चाय का, चुकंदर का, गन्ना का या गेहूँ का, ठीक। हवाई द्वीप जो है किसका प्रमुख उत्पादक है। तो हवाई द्वीप में गन्ने का उत्पादकता में यह विश्व में स्थान अपना रखता है। कौन सी दशाएं कपास की कृषि के लिए अनुकूल है। कपास की खेती के लिए कौन सी दशा है, टेम्परेचर ठीक ठाक होना चाहिए 25 से 30 तक के आसपास, और प्लस जो है 50 से 100 सेंटीमीटर तक वर्षा होनी चाहिए, और 200 दिन जो है यहाँ पे पाला से मुक्त होना चाहिए। इस प्रकार से गर्म, आर्द्र और दीर्घ ग्रीष्मकाल युक्त चाहिए। तो गर्म, शुष्क, गर्म, आर्द्र और दीर्घ। शुष्क कैसे, आर्द्र कैसे, 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा हो गई। गर्म कैसे, तो 25 से 27 डिग्री,
और दीर्घ ग्रीष्मकाल यानी कि पाला मुक्त 200 दिन चाहिए। क्लियर। चलिए अगला है, किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल होती है? तो यहाँ पे देखिए कपास है, बाजरा है, चना है, जौ। तो कपास के लिए सर्वाधिक जो है उपयुक्त होती है काली मिट्टी, क्योंकि यह मिट्टी जो है लावा से निर्मित होती है और इसमें लौहांश की मात्रा सर्वाधिक होती है। इसे कपास मृदा या रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, अगला देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं सूची 1 और सूची 2 को, यानी हाथी अभयारण्य जो है कहाँ पे कैसे हैं। तो यहाँ पे देखिए कुमेंग जो है, नीलांबर है, सिंहभूमि है, गारो हिल्स है। यहाँ पे आपका कुमेंग जो है ये आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, नीलांबर केरल, सिंहभूमि आपका झारखंड, गारो हिल्स सिंहभूमि झारखंड, गारो हिल्स आपका मेघालय, यानी डी का 3। ये आपका डी दिया है, डी का 2। तो यहाँ पे ये दोनों हैं, ये तो गलत हो गए। ठीक, अब इसमें देखिए सिंहभूम कहाँ पे है, तो 1 पे, यानी कि सी का 1 यानी ए ऑप्शन जो है 41 में सही है। अगला देखिए यहाँ पे जो दे रखा है जलप्रपातों का, जोंग जलप्रपात आपका शरावती नदी पे है, और शिव समुद्रम आपका कावेरी पे है, दुदुमा है और दूध सागर। देखिए दूध सागर यहाँ पे कई बार पूछा गया है, तो शिव समुद्रम कावेरी पे हो गया, दूध सागर ये मांडवी पे है, और दुदुमा जो है ये मचकुंड पे है। ठीक, तो इस आधार पे 47 में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ये हो जाएगा सी। अगला देखिए, भारत के निम्नलिखित में से किसमें जो है लैटेराइट मृदा का केंद्रीकरण कहाँ पे सर्वाधिक देखा जाता है? तो लैटेराइट मृदा का जो केंद्रीकरण है ये भारत में लगभग सर्वाधिक जो सह्याद्री, पूर्वी घाट, राजमहल पहाड़ियाँ, सतपुड़ा, विंध्य, असम, मेघालय, यहाँ पे ये देखा जाता है। ये इनका कलर जो है लाल होता है, ये उष्णकटिबंधीय प्रारूप की मिट्टियाँ हैं और ये आर्द्र और शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में बनती हैं, निक्षालन से इनका निर्माण भी होता है। तो इस आधार पे 48 में जो राइट आंसर आपका हो जाएगा उड़ीसा, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर है। ठीक, उड़ीसा में ये देखे जाएंगे। अगला है कि प्रायद्वीपीय भारत की या भारत के प्रायद्वीप में पूर्व की ओर बहने वाली नदियाँ उत्तर से दक्षिण कौन सा क्रम है? चलिए अच्छी बात है। यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका कौन सा सबसे ऊपर स्वर्ण रेखा है, ब्राह्मणी है। ठीक, उसके बाद आपका महानदी है, फिर आपका गोदावरी है, फिर आपका कृष्णा है, फिर कृष्णा के बाद आपका पेन्नार है, कावेरी है और वैगई है। वैगई लास्ट में, ये पेन्नार हो गया, ये कावेरी है, ये कृष्णा है, ये गोदावरी है। ठीक, ये महानदी है, ये ब्राह्मणी है, ये आपका स्वर्ण रेखा है। ठीक, तो क्रम आप देख लीजिए उत्तर से दक्षिण कौन सा होगा। तो इस आधार पे आपका यहाँ पे बी वाला राइट हो जाता है। 42 नंबर देखिए कि उस भारतीय पत्तन की पहचान कीजिए जिसे सर्वोत्कृष्ट प्राकृतिक बंदरगाह कहा जाता है, जहाँ पेट्रोलियम, उर्वरक, रसायन और मशीनरी आदि के आयात में अग्रणी कार्गो ट्रैफिक है। ठीक, तो इसमें कौन सा है? ये विशाखापत्तनम सर्वोत्कृष्ट बंदरगाह है। यहाँ पे सबसे गहरा भी बंदरगाह है, आंध्र प्रदेश में यह स्थित है और ऐसा पत्तन है जो स्थलीय भाग से जुड़े रहने के कारण भी यहाँ पे ठोस चट्टाने, बलुआ पत्थर को काटकर नहर के द्वारा जो है सागर से ये जोड़ा गया है और भारत का सबसे गहरा पत्तन भी इसी को माना जाता है। और ये आपका डॉल्फिन नोज के पास भी स्थित है, उसी के चट्टानों पर। केरल में साक्षरता सबसे अधिक है, 43 में देखिए केरल में साक्षरता सबसे अधिक है। तो ये बात सही है। भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर केरल में है। देखिए भारत में सबसे कम जो शिशु मृत्यु दर है वो आपका नागालैंड में है जो 7 के आसपास है। उसके बाद आपका केरल में जो है 10 है। ठीक, तो भारत में सबसे कम शिशु मृत्यु दर जो है केरल में नहीं बल्कि नागालैंड में है।
ये नया डाटा है और आंसर आप लोगों को जो संशोधन की में उसमें अपडेट कर दिया गया था। तो इसमें आपका ए वाला सही हो जाएगा, आर गलत है, तो सी ऑप्शन हो गया। ठीक, अगला देखिए यहाँ दिया है संरचनात्मक दृष्टि से शिलांग पठार का अंग है प्रायद्वीपीय भारत। तो इसमें जो शिलांग पठार है ये आपका संरचनात्मक दृष्टि से प्रायद्वीपीय भारत का ही या प्रायद्वीपीय पठार का ही हिस्सा है जो मालदा गैप से अलग हो गया है। अगला देखिए यहाँ पे कि भारत में लौह अयस्क के उत्पादन के विषय में, यहाँ पे भारत जो है लौह अयस्क का निर्यातक है, सही है ये आपका, भारत जो है लौह अयस्क का निर्यातक है और भारत जो है लौह अयस्क का आयात नहीं करता है। लौह अयस्क यहाँ पे उत्पादन जो है ह्रासमान प्रवृत्ति का नहीं बल्कि क्या है, वृद्धिमान प्रवृत्ति का पाया जाता है। ठीक, तो इस आधार पे आपका जो सही विकल्प हो जाएगा 1 और 4 है। मालाबार तटों पर बहने वाली शक्तिशाली दक्षिणी एवं दक्षिण पूर्वी हवाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो मालाबार तट पर जो हवाएं चलती हैं उन्हें एलिफेंटा के नाम से जानते हैं। ठीक, किस नाम से? एलिफेंटा के नाम से। और बोरा जो है आप लोग जानते हैं मध्य यूरोप की पर्वतीय पवन है जो एड्रियाटिक सागर की ओर चलती हैं और ये ठंडी हवा है। ठीक, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ये प्रवाहित होती है। अगला यहाँ पे दिया है कि प्रदेश और मृदा को मिलाना है। यहाँ पे आपको कर्नाटक पठार पे कौन सी मृदा है? तो कर्नाटक पे आपका लाल मृदा है, पाट पठार। ठीक, नागपुर वाला। तो छत्तीसगढ़ का जो है आपका यादक, तो इसमें पाट पठार, रांची के पठार। ठीक, तो इसमें कौन सी मृदा है? यहाँ पे आपका लेटेराइट है। मालवा पठार पे काली मृदा है। उत्तरी सरकार जो है जलोढ़। तो इस आधार पे राइट आंसर आपका डी। अगला देखिए बाण सागर परियोजना। बाण सागर परियोजना जो है ये आपका कहाँ पे है? तो बाण सागर परियोजना ये यूपी, बिहार और एमपी तीनों की संयुक्त परियोजना है जो सोन नदी के पानी के उपयोग के लिए बनाई गई। ये परियोजना सोन नदी पर मध्य प्रदेश में शहडोल जिले में है। ठीक, तो यहाँ पे बाण सागर परियोजना कहाँ पे स्थित है? तब मध्य प्रदेश शहडोल जिले में। और अगला हिमालय में ब्रह्मपुत्र नदी किसका उदाहरण है? तो हिमालय में जो ब्रह्मपुत्र नदी है ये पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। लूनी नदी कहाँ पे गिरती है? तो लूनी नदी जो है ये आपका अरावली के दक्षिणी पार्ट से निकलती है। कुल लंबाई लगभग 500 के आसपास है, 500 किलोमीटर। इसकी सहायक नदी है बंडी, सुकरी और जवाई। किसकी सहायक है? लूनी की। यह नदी कच्छ के रण में जाकर वहाँ पे विलुप्त हो जाती है। कहाँ पे? कच्छ की खाड़ी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कच्छ की खाड़ी में नहीं गिरेगी। ये आपका यहाँ पे देखिए इधर ये आपका मान लीजिए अरावली है, यहाँ से ये आपका निकलती है और यहाँ आके यहीं पे कच्छ के रण में यानी यहाँ आके जो है ये समा जाती है। तो इस आधार पे खाड़ी तो करेंगे नहीं, खाड़ी क्योंकि बीच में आ जाएगा तट के किनारे। साबरमती नदी में भी नहीं, बल्कि यहाँ पे डी ऑप्शन भी दे रखा उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला देखिए कौन सा पठार जो दक्षिण मध्य उच्च भूमि का हिस्सा नहीं है? यानी दक्षिण जो मध्यवर्ती उच्च भूमियों का हिस्सा कौन सा पठार नहीं है? तो इसमें जो आपका आ जाता है ये है बी यानी मालवा। जबकि महाराष्ट्र, विंध्य, छोटा नागपुर ये सभी इसमें आते हैं। बुंदेलखंड हो गया, विंध्याचल, महाराष्ट्र, मेघालय, मिकिर पहाड़ियाँ, छोटा नागपुर। जबकि मालवा पठार जो है ये उत्तर मध्य उच्च भूमि के अंतर्गत आता है। मालवा पठार किस में आ जाएगा? उत्तर मध्य उच्च भूमि। दक्षिण मध्य में आपका महाराष्ट्र वगैरह है। चलिए अगला यहाँ पे देखिए छोटी एवं तीव्र नदियाँ जो पश्चिमी घाट से निकलकर अरब सागर में जाकर मिलती हैं, तो इनका प्रतिरूप कैसा दिखता है? छोटी और तीव्र नदियाँ जो पश्चिम घाट से निकलकर, तो ये आपका अनुवर्ती करती हैं यानी कि अनुसरण करती हैं ढालों का। ठीक, तो इनका जो प्रतिरूप हो जाएगा ये समानांतर अपवाह प्रतिरूप के अंतर्गत बहेंगी। ठीक, यानी प्रादेशिक ढाल का अनुसरण करती हैं और पश्चिमी घाट की तरह ये आपका पश्चिमी तटीय मैदान में इस तरह के अपवाह प्रतिरूप का विकास होता है, तो समांतर हो जाएगा। किस महासागर में डियागो गार्सिया? ये आपका हिंद में यानी इंडियन में। कृषि के 63 देखिए कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है? जिसमें कहवा, चाय, रबड़ ये सभी फसलें उगाई जाती हैं। तो ये किस प्रकार की कृषि के अंतर्गत आ जाएगा? ये आपका बागाती कृषि या रोपड़ कृषि के अंतर्गत आता है, जिसमें पटसन, बागानी, कोको, कहवा, नारियल, चाय ये सभी शामिल होते हैं। ठीक, इसका जो प्रमुख विस्तार है ये आपका कैरेबियन सी से लेकर और इधर आपका दक्षिण पूर्वी एशिया और साथ ही साथ ये आपका
अफ्रीका हो गया, अमेरिका हो गया, एशिया, उष्ण उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों तक ये सीमित है। विश्व में खजूर का सबसे बड़ा जो प्रोडक्शन करता है वो कौन सा है? तो खजूर का सर्वाधिक उत्पादक जो है मिस्र करता है। ठीक, कौन करता है? मिस्र करता है। और यहाँ पे जो जलवायु है वो काली मिट्टी वाली क्षेत्र है और जलवायु की दशाएं भी खजूर के लिए उपयुक्त है। बागाती कृषि कहाँ पे व्यापक है? तो नील नदी घाटी, मिसिसिपी, कैलिफोर्निया, कैरेबियन। तो अभी देखिए हमने बताया कि बागाती कृषि ये मुख्य रूप से दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, यहाँ पे इसकी एग्रीकल्चर यानी खेती होती है। लेकिन चूँकि कैरेबियन सागर भी यहाँ पे है तो कैरेबियन जो पश्चिमी द्वीप समूह है यहाँ पे भी बागाती कृषि या इसे रोपड़ कृषि के नाम से जानते हैं, यहाँ पे खेती होती है। विश्व में कोको का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है? तो कोको का सर्वाधिक उत्पादक जो देश है ये गिनी तट जो घाना में स्थित है यह है। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे वह स्थान जहाँ 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है, जिसकी भूमि ढलवा है, जिसकी खेती के लिए उपयुक्त है। ठीक, 200 सेंटीमीटर वर्षा, 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, भूमि जो है ढालू हो, तो किसके अंतर्गत ये आता है? ये आपका कॉफ़ी के लिए काफ़ी उपयुक्त होता है। ठीक, चाय की तुलना में कहवा की खेती के लिए अधिकतर ढालदार भूमि की आवश्यकता होती है और औसत वर्षा 150 से 250 या 225 तक, टेम्परेचर 17 से 25। कौन सा फसल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन की दृष्टि से कम है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कौन सा जो है फसल कुल उत्पादन की दृष्टि से कम है? तो ये चावल जो है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में कुल उत्पादन की दृष्टि से काफ़ी कम है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसका यूज करते हैं। चावल की फसल की खेती किस चीज़ का उत्पादन करती है? यानी चावल की या धान की खेतों से क्या निकलता है, किस प्रकार की गैसें निकलती हैं? तो ये CH4 यानी मीथेन का सिक्रीशन करता है। CO2 की तुलना में जो है 4 गुना ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट मीथेन के द्वारा उत्पन्न की जाती है और ये प्रायः धान के खेत, कोयले की खदान, सड़े गले स्थानों से ही इनका सिक्रीशन होता है। किस देश के स्थानांतरण कृषि को तमराई के नाम से जाना जाता है? ठीक, तो तमराई जो है ये थाईलैंड के स्थानांतरणशील कृषि को बोला जाता है, जबकि श्रीलंका में चेन्ना है और उत्तर पूर्वी भारत में झूम है, ब्राज़ील में आपका रोका है, इंडोनेशिया, मलेशिया में लदांग है। ठीक, अगला यहाँ पे देखिए सन 2004 में हिंद महासागर की सुनामी के समय भारत के निम्नलिखित में से किस के पास जो है मैंग्रोव की प्राकृतिक अग्रमी पंक्ति सुरक्षा नहीं थी? ठीक, तो कहाँ पे जो है ये सुरक्षा नहीं थी? तो ये आपका विकल्प के अनुसार देखें तो पिचावरम में भी है, मुथुपेट में भी है, भितरकनिका में भी है, तमिलनाडु के नागपट्टिनम, यहाँ पे जो है मैंग्रोव वन नहीं पाए जाते हैं या इनका विस्तार उतना उस समय नहीं था, अभी बढ़ रहा है। भारत के कौन से क्षेत्र जैव विविधता की दृष्टि से पृथ्वी का हॉटस्पॉट कहे जाते हैं? तो जैव विविधता के क्षेत्र से आपका पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय, ये दोनों जो है हॉटस्पॉट के रूप में है, पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। ठीक, पश्चिमी घाट है और पूर्वी हिमालय है, याद रखिएगा। और भारत में हमारी सीमा भी है, साथ ही साथ सुंडा लैंड जो आपका है ये भी इसमें है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे दक्षिणी गंगोत्री क्या है। दक्षिणी गंगोत्री अंटार्कटिका में स्थापित भारतीय अनुसंधान संस्थान है। यहाँ पे दक्षिणी गंगोत्री, मैत्री, ठीक, दक्षिणी गंगोत्री है, मैत्री है, भारती है, 3 संस्थान है ये स्थापित किए गए हैं। कौन सा भारत का सबसे दक्षिणी स्थान को इंगित करता है? तो भारत का सबसे जो दक्षिणी स्थान है वो कौन सा है? वो है इंदिरा पॉइंट। ठीक, यदि मुख्य भूमिका दक्षिणी बोलता है तो कन्याकुमारी है, भारत का बोल रहा है तो इंदिरा पॉइंट है। छिछली लाइगुन वाले लघु एटालों की श्रृंखला को क्या कहते हैं? तो इस श्रृंखला को बोला जाता है फरोस। क्या बोलते हैं? फरोस बोलते हैं इसे। ठीक, अगला देखिए यहाँ पे फरोस जो है तटीय प्रवाल भित्ति को ही फरोस बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आइए 71, बियर और विस्की। बियर और विस्की के उत्पादन के लिए किस फसल का उपयोग किया जाता है? तो जौ का उपयोग होता है। अर्थव्यवस्था का कौन सा खंड जो है टिकाऊ आर्थिक विकास के लिए सबसे अधिक आवश्यक है?
तो जो सतत विकास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण कारक में प्राइमरी है, फिर आपका सेकेंडरी, फिर टर्शियरी है। सबसे कम आवश्यक जो है वो है आपका क्वाटरनरी यानी कि चतुर्थ है, क्योंकि ये ऑलरेडी डेवलप हो चुके होते हैं और यहाँ पे लोग डॉक्टर या अनुसंधान इंजीनियर ये सभी इसमें शामिल होते हैं, अनुसंधानकर्ता हो गए, साइंटिस्ट हो गए, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। तो सबसे कम आपका फोर्थ हो गया। अर्थव्यवस्था का साधारण मॉडल आधारित है किस पे? तो अर्थव्यवस्था का जो साधारण मॉडल है वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये आपका निर्णय लेने वाले तत्वों के समूह पर जो है अर्थव्यवस्था का साधारण मॉडल निर्भर करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। हडसन और मोहाक घाटी, हडसन और मोहाक घाटी कहाँ पे है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में अपलेशियन पर्वत या एडिनोडक के मध्य स्थित है। तो ये आपका यूएसए में है। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? चलिए गल्फ आ गया। विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी? मैक्सिको है, कैम्बे है, पर्शियन है, हारमुज है। तो खाड़ी का मतलब तीनों ओर से जल से घिरा हुआ जो छोटा भूभाग होता है। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी जो है प्रश्न के अनुसार मैक्सिको है। ठीक, अगला देखिए, महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के गुणात्मक वितरण मानचित्र की सहायता से किसने जो है योजना प्रदेशों का सीमांकन जो है ये गुणात्मक वितरण मानचित्र के द्वारा किया है। तो ये किसने किया है? ये BLS भट्ट और प्रकाश राव ने इन योजनाओं का जो योजना प्रदेश है उनका सीमांकन किया था। और अगला देखिए यहाँ पे कि अफ्रीका की निम्नलिखित झीलों का दक्षिण से उत्तर में सही क्रम कौन सा है? ठीक, तो अफ्रीका की झीलों का दक्षिण से उत्तर की ओर क्रम यहाँ पे पूछा जा रहा है, 76 नंबर है। तो झीलों का दक्षिण से उत्तर क्रम जो होगा वो आपका न्यासा हो जाएगा, टंगानिका है, फिर आपका विक्टोरिया है, ठीक, फिर आपका रुडोल्फ झील है। अगला देखिए सूची 1 और सूची 2 को यहाँ पे 82 में देख लेते हैं। कौन सा जो नगरीय संरचना और संरचनात्मक विकास का मॉडल नहीं है? तो इसमें जो दिया गया है संकेंद्रीय क्षेत्र सिद्धांत नगरीय संरचना से कौन सा संबंधित नहीं है? तो संकेंद्रीय वलय सिद्धांत है, बहुनाभीय है, खंड स्तरीय है। समावेशी पदानुक्रम का जो सिद्धांत है नगरीय संरचना से संबंधित नहीं है। ठीक, बर्गेस ने संकेंद्रीय पेटी वाला दिया था। चलिए अगला देखते हैं, गद्दी जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय क्या है? तो गद्दी जनजातियों का मुख्य व्यवसाय चलवासी पशुचारण है। यह जनजाति भारत के हिमांचल में होती हैं, तो चलवासी पशुचारण। नगा जनजातियों का बस्तियां सामान्यतः कहाँ पे स्थित होते हैं? तो नगा जनजातियों की जो बस्तियां हैं ये भारत के उत्तर पूर्वी भाग में नागालैंड है। ठीक, तो इनकी जो बस्तियाँ हैं ये पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करते हैं। तो हिमालय मोड़दार पर्वत है, दक्षिणी विस्तार जो है नागा और पटकोई पहाड़ियों की ऊँची उठी हुई जो है कटक पर्वत, स्कंद और चोटियाँ इस प्रदेश में इनकी विशेषताएं हैं। दीमापुर के चारों ओर फैले मैदान जो है यहाँ पे नागालैंड पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों को छोड़कर कुछ यही मैदान है दीमापुर। तो यहाँ पे जो आपसे 84 में पूछा गया है कि नागा जनजातियों की बस्तियाँ जो है कहाँ पे स्थित होती हैं? पहाड़ी ढालों पर, नदी तटबंध या नदी वेदिका, कटक शिखरों पर। ठीक, तो ये आपका कहाँ पे होती हैं? ये कटक शिखरों पर होती हैं। अगला देखिए, राजधानी दिया है सूची 1 और सूची 2 में। उलान बटोर जो है किसकी है? तो उलान बटोर ये आपका मंगोलिया की राजधानी है। कीव ये आपका यूक्रेन की राजधानी है। हो ची मिन्ह जो है ये आपका वियतनाम की है। और थाईलैंड की चियांग माई, या इससे संबंधित जो नगर हैं, ठीक, राजधानी नगर ही उलान बटोर जैसे मंगोलिया का नगर है या राजधानी नगर है। तो अलग अलग यहाँ पे दे रखा है। ठीक, और सबका अलग अलग राजधानियाँ भी हैं। थाईलैंड का बैंकॉक है। तो इस आधार पे राजधानियाँ नहीं बल्कि 1-2 की राजधानी नगर यहाँ पे दिए गए हैं और सभी नगर हैं जो प्रसिद्ध नगर यहाँ पे दिए गए हैं। तो इस आधार पे जो विकल्प हो जाएगा वो हो जाएगा डी। और अगला देखिए यहाँ पे 78, कम विकसित देशों में शिशु मृत्यु दर उच्च होती है, राइट है। इन देशों में कुपोषण और बीमारियां अनियंत्रित होती हैं, ये भी आपका सही है। इसीलिए जो है शिशु मृत्यु दर ज़्यादा होता है। तो ए ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला देखिए, कौन सा स्थलबद्ध देश नहीं है? तो जो चारों तरफ से जो है स्थलों से घिरा हुआ ये स्थलबद्ध देश होता है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए उरुग्वे जो दिया गया है ये आपका स्थलबद्ध
नहीं है। इसकी राजधानी मोंटेविडियो है जो हिंद महासागर से सीमा बनाता है। तो नाइजर, चाड, बोलीविया ये सभी जो है आपके स्थलबद्ध हैं। अगला देखिए 86 में दे रखा है कि निम्नलिखित मानचित्र में आधुनिक विश्व के सांस्कृतिक परिमंडलों को किस विद्वान के अनुसार दर्शाया गया है। तो यानी कि ये सांस्कृतिक परिमंडल का जो फिगर बनाए हैं ये कौन से विद्वान हैं जिन्होंने इसको बनाया है। तो ये जी रसेल और निफेन फ्रूट के द्वारा बनाया गया। रसेल, निफेन और फ्रूट ने इस मानचित्र को बनाया था। अगला देखिए यहाँ पे दिया माया सभ्यता का विकास हुआ था। तो माया सभ्यता का विकास कब हुआ था। तो ये आपका मध्य अमेरिका में हुआ था माया सभ्यता का विकास, जबकि सिंधु में सिंधु सभ्यता, ठीक, नील नदी में मिस्र सभ्यता का उद्भव हुआ था। अगला देखिए सड़क के किनारे स्थित अधिवास का प्रतिरूप किस प्रकार का होगा। तो सड़क के किनारे जो अधिवास प्रतिरूप पाए जाते हैं वो कैसे होते हैं, वो रेखीय प्रतिरूप होते हैं, सड़क रेलवे लाइन के किनारे वाले, ठीक। अगला है कि किस प्रजाति के घर को क्राल कहा जाता है। तो क्राल किसको कहते हैं, ये आपका मसाई जो जनजातियां हैं उनके घर को क्राल बोला जाता है, जबकि यूर्त जो है खिरगीज के घर को बोला जाता है, ठीक। जनसंख्या के अब ये आप लोग बताएंगे बुशमैन और सीमांग को क्या बोलते हैं इनके घरों को। जनसंख्या निम्नलिखित सिद्धांतों, मॉडलों, एक और आधुनिकता और दूसरी प्रजनता एवं मृत्यु दर में ह्रास के बीच आवश्यक संबंध होने की अवधारणा को प्रस्तुत करती है। तो इसे यह किसके द्वारा दिया गया है। तो ये जो है जननांगी संक्रमण मॉडल के अंतर्गत दिया गया है, जिसे नोटेस्टीन ने 1945 में और थॉमसन ने 1929 में दिया। चलिए अगला देखते हैं यहाँ पे कि भूगोल में आई मात्रात्मक क्रांति का सामान्य लक्ष्य क्या था। तो भूगोल में जो मात्रात्मक क्रांति का उपयोग किया गया उसका सामान्य लक्ष्य क्या रहा था, ठीक। तो इसमें जो आपका भूगोल में अधिक वैज्ञानिकता को प्रवेश करना या सैद्धांतिकता को बनाना, यानी वैज्ञानिक और सैद्धांतिक बनाना भूगोल को। राजनीतिक भूगोल में जो संयुक्त क्षेत्र सिद्धांत हैं तो ये जोन्स ने दिया है। शहरी और औद्योगिक केंद्रों में जब धुएं के साथ कोहरा मिल जाता है इसे धूम्र कोहरा बोलते हैं। 89 देखिए लिंग भेद के संबंध में सैद्धांतिक चिंतन ने चिंतन फलक की नींव रखी। तो किस प्रकार के चिंतन फलक की नींव रखी गई। तो नारीवाद आया, ठीक, फेमिनिज्म आया। और उसके बाद किसने जो है जनसंख्या का कायिक घनत्व सर्वाधिक है। कायिक घनत्व का मतलब कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कृषि जो क्षेत्र है वो आपका कायिक घनत्व के अंतर्गत शामिल किया जाता है। तो यहाँ पे आपका जो दिया है 90 नंबर का, ठीक। दूसरा किसमें जो है कायिक घनत्व जो सर्वाधिक है तो इस आधार पे जापान है, ठीक। ये कुल जनसंख्या में उस देश में जो उपलब्ध कुल कृषि क्षेत्र से भाग देने पर जो परिणाम प्राप्त होता है कायिक घनत्व है। जापान का कायिक घनत्व लगभग 4000 है। नगरीय गांव प्रायः पाए जाते हैं भारत में, चीन में, श्रीलंका में, यूएसए में। तो नगरीय गांव आपके यूएसए में पाए जाते हैं। अगला देखिए यहाँ पे अवक्षेपण से संबंधित आइस क्रिस्टल थ्योरी 1993 में किसके द्वारा प्रतिपादित की गई, ठीक। तो आइस जो क्रिस्टल थ्योरी है किसके द्वारा दी गई, बर्गरान के द्वारा दी गई, बर्गरान फाउंडेशन। पारिस्थितिक आतंकवादी किसे बोलते हैं, यूकलिप्टस को बोलते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। पौधों की उपज के लिए कौन सी मृदा सबसे अच्छी होती है, तो पौधों की उपज के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण या सबसे अच्छी मृदा जलोढ़ मृदा होती है, जिसे दोमट मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। इसका सर जो pH होता है ये 6 से लेकर 7.5 के बीच होता है। 2001 की जनगणना के अनुसार 92 में देखिए 2001 की जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या का गणितीय घनत्व सर्वाधिक रहा है, ठीक। तो जनसंख्या का जो सर्वाधिक गणितीय घनत्व किस राज्य का रहा है, तो ये पश्चिम बंगाल का 904 रहा है। सबसे कम अरुणाचल प्रदेश का 13 रहा है। उत्तर प्रदेश का 690 है। सर्वाधिक जनघनत्व जो है बिहार में है, सबसे कम जनघनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश में है 17। तो इस आधार पे जो यहाँ पे आपका हो जाएगा जनसंख्या का गणितीय घनत्व किसका सर्वाधिक है, तो आपका पश्चिम बंगाल। जनसंख्या वृद्धि के स्वरूप एक दीर्घ अवधि में घटित क्रमिक परिवर्तन को जननांगी संक्रमण कहते हैं। और उसके बाद देखिए यहाँ पे 20वीं शताब्दी के प्रथम चतुर्थांश में भूगोल का प्रमुख चिंतन फलक क्या था।
94 में कि 20वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश में यानी कि 1925 के आसपास जो चिंतन फलक था भूवैज्ञानिक संगठन पृथ्वी ग्रह का वर्णन, मानव वातावरण संबंध, क्षेत्रीय विभेदन, यानी कि इस समय जो है मानव पर्यावरण पर विशेष जोर दिया गया था। तो 20वीं सदी के प्रथम चतुर्थांश में जो भूगोल का चिंतन फलक में मानव पर्यावरण का विशेष योगदान रहा था। और जैसे ही हम लोग द्वितीय चतुर्थांश यानी कि 1970 से 80 के दशक के बाद की बात करते तो मात्रात्मक क्रांति या प्रत्यक्षवाद, यानी कि यहाँ पे आपका वैज्ञानिकता की बात की जाने लगी थी। कौन सी नदी गंगा एक्शन प्लान के तहत नहीं शामिल की गई है? गोमती है, दामोदर है, कोसी है, यमुना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए गंगा एक्शन प्लान 2 चरणों में किए गए। प्रथम चरण में जो है गंगा और उसकी सहायक नदियाँ थीं। द्वितीय चरण में यमुना हो गया, दामोदर, महानंदा, इन सभी को स्पेशली जोड़ा गया। तो इस आधार पे जो आपका विकल्प होगा वो दामोदर होगा। जब प्रश्न मान लीजिए आपसे पूछा जाए और दिया न रहे कौन सी स्टेप में, तब आप दामोदर लगाइएगा। यदि दिया रहे कि गंगा एक्शन प्लान के अंतर्गत मान लीजिए इनके अलावा जैसे कावेरी दे दिया, ठीक, कावेरी, गोदावरी या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ दे दिया तो आप उनको लगा दीजिए। कौन नियतिवादी के समर्थक हैं? ठीक, यहाँ पे समर्थक की जगह नियतिवादी में, ठीक, यहाँ पे आपका टेलर भी हैं, कांट भी हैं, मसूदी भी हैं, हंटिंगटन भी हैं। टेलर जो नव नियतिवादी या नियतिवादी दोनों चीज़ें एक ही है लगभग, ये इसका मॉडिफाई रूप दिए थे। तो यहाँ देखिए प्रबल समर्थक हैं, प्रबल समर्थक या कट्टर समर्थक कौन है? तो हंटिंगटन और सैंपल हैं। ठीक, तो इस आधार पे आपका सी होना चाहिए यहाँ पे। चलिए अगला यहाँ पे देखते हैं इको डेवलपमेंट का तात्पर्य क्या है। इको डेवलपमेंट 105 नंबर पे। त्वरित गति में आर्थिक विकास, प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन करते हुए आर्थिक विकास, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखते हुए आर्थिक विकास, या प्राकृतिक क्रियाओं में कोई छेड़छाड़ न करके पारिस्थितिक का संरक्षण करना। तो इसमें देखिए पारिस्थितिक संतुलन कायम रखते हुए जो है विकास करना, ये आपका इको डेवलपमेंट। ठीक, उसके बाद देखिए यहाँ पे दे रखा है कि पैराडाइम किसने दिया है? कोहन ने। दक्षिण भारत में अर्ध शुष्क या अर्ध शुष्क, ये जो दिया है शुष्क शुष्क है, अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु कर्नाटक पठार के कुछ भागों में पाई जाती है। ठीक, तो ये आपका राइट है। यद्यपि सह्याद्री के वृक्षछाया प्रदेश में यह पड़ता है। ठीक, यह जो है सह्याद्री के वृक्षछाया प्रदेश में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे अर्ध शुष्क स्टेपी जलवायु जो है पाई जाती है। तो ये दोनों सही व्याख्या भी कर रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं। पारिस्थितिकी व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है? पारिस्थितिक व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान जो है ये इसी को निके कहते हैं, गतस्थ कहते हैं। 107 का जो राइट आंसर हो जाएगा निके। सतत विकास लक्ष्य में कितने उद्देश्य और कितने टारगेट हैं? तो ये 17 169 है, कई बार बताया हूँ। सर्वाधिक लवणता किसमें होगी? तो सागरों में देखिए लाल सागर है, मृत सागर है, अरब सागर है, काला सागर है। तो इसमें जो सर्वाधिक हो जाएगी ये आपका मृत सागर में 240 के आसपास है, काला सागर में 15 है, लाल सागर में 41 है। महासागरीय जल में लवणता वहाँ अधिक होगी जहाँ वर्षण वाष्पीकरण से अधिक होगा, या वाष्पीकरण जो है वर्षण से अधिक होगा। वाष्पीकरण जहाँ पे वर्षण से अधिक होगा वहाँ पे आपका उच्च तापमान उच्च लवणता पाई जाएगी, टेम्परेचर भी वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्लियर, आगे देखते हैं। भूगोल को मानव पारिस्थितिक विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? तो बैरोज है। लघु ज्वार के समय पृथ्वी की स्थिति कैसी होती है? तो लघु ज्वार जब आता है तो उसमें पृथ्वी की स्थिति क्या हो जाती है? समकोणिक होती है। ठीक,
और उसके बाद जो है निश्चित सीमा और निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को क्या बोला जाता है, तो इसे बोलते हैं धारा, करंट। ठीक, इसकी गति अधिक भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। अगला देखिए, अधिकतम लवणता की पेटी की जो औसत गहराई है वो कितनी पाई जाती है, तो ये औसत गहराई जो है 300 से लेकर 1000 मीटर तक होती है, जिसे हाइलोक्लाइन कहते हैं। टेलीग्राफ पठार कहाँ पे स्थित है, तो ये आपका उत्तरी अंड महासागर में, उत्तरी अटलांटिक में आपका टेलीग्राफी पठार स्थित है। दक्षिणी अटलांटिक में चैलेंजर है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 118 नंबर, अटलांटिक महासागर और कटक दिया है, महासागर दिया है, मैच कराना है। अटलांटिक में आपका डॉल्फिन कटक है। प्रशांत में कौन सा है, तो प्रशांत में मेंडेलीव है। आर्कटिक सागर में कौन सा है, तो कोकोस है। अरब सागर में एडन कटक है। तो इस आधार पे आपका डी। चलिए अगला देखते हैं, मध्य अटलांटिक रिज किस प्रक्रिया से निर्मित हुआ है, तो जो मध्य अटलांटिक रिज है या कटक है, ये आपका प्लेट विवर्तन की प्रक्रिया से निर्मित है। ठीक, अगला देखिए 112 में, विश्व के प्रत्येक महासागर में प्रति विषुवत रेखीय धाराएं पाई जाती हैं। देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कई लोगों को यहाँ पे ही था। ठीक, कन्फ्यूजन का कारण भी है, वाजिब कारण है, क्यों है कैसे है बता रहे हैं अभी। तो यहाँ पे देखिए दिया है कि प्रत्येक महासागर में प्रति विषुवत रेखीय धाराएं पाई जाती हैं। तो देखिए महासागरों में हिंद हो गया, अटलांटिक है, प्रशांत समय में पाई जाती हैं, लेकिन आर्कटिक या में नहीं पाई जाती हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रत्येक दिया है, तो इसलिए यहाँ पे ये थोड़ा सा डिफर है। लेकिन जब भी ये बात बोले धाराओं की, धाराएं आर्कटिक में तो कोई नहीं चलती, तो इसलिए आपका तीनों महासागर को देखना है, दिमाग में लेके चलना है जब भी धाराओं की बात करेगा। तो इसलिए ये आपका सही हो जाएगा। प्रति विषुवत रेखीय धाराएं विषुवत रेखीय धाराओं द्वारा महासागर के पूर्वी भाग में जल के पुंजित करने से उत्पन्न होती हैं। तो प्रति विषुवत रेखीय धाराएं विषुवत रेखीय धाराओं द्वारा महासागरों के पूर्वी नहीं, महासागरों के पश्चिमी। ठीक, यदि हम लोग देखें तो महाद्वीपों का पूर्वी भाग होगा और महासागरों का पश्चिमी भाग होता है। ठीक, तो पूर्वी की जगह यदि पश्चिमी होता तो राइट होता। इस आधार पे यहाँ पे सी हुआ। अगला देखिए, यहाँ पे आपका जो दिया गया है सूची 1 और 2 को यहाँ पे मिलान करना है। अगुलहास है, एल नीनो है। एल नीनो आपका पेरू के तट से निकलती है और इधर ऊपर विकल्प देखिए क्यूरोसियो धारा है और बेंगुएला है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए आप मिला ही लीजिए। तो अगुलहास जो दिया गया है, ए ऑप्शन आपका अगुलहास है। ठीक, बी जो दिया है वो आपका एल नीनो है। ठीक, तो अगुलहास कहाँ पे, ये आपका इंडियन ओशन की है, मेडागास्कर के बगल में। ठीक, एल नीनो आपका जो है ये आपका दक्षिणी प्रशांत की है। ये क्यूरोसियो कहाँ पे है, ये उत्तरी प्रशांत की है। ठीक, और आपका एल नीनो हो गया, अगुलहास हो गया। बेंगुएला ये आपका दक्षिणी अटलांटिक की है। ठीक, तो इस आधार पे जो आपका विकल्प यहाँ पे हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा। सर्वाधिक लवणता किसमें पाई जाएगी, तो ये आपका हो चुका है अमृत सागर में। पारिस्थितिक व्यवस्था में जीव का विशिष्ट स्थान क्या कहलाता है, ये नीचे ये भी हो चुका है। चलिए आगे हम लोग आ रहे थे, लास्ट में पहुँचे थे। ठीक है, यहाँ पे प्रशांत महासागर निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार है, तो प्रशांत महासागर में सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार जो है ये लाल मृत्तिका का है। न केवल प्रशांत बल्कि सर्वाधिक महासागरों में सर्वाधिक जो विस्तार है वो लाल मृत्तिका का ही पाया जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न दिया है कि निम्नलिखित में से किस एक परंपरागत अधिवास को कापुंग बोलते हैं, कहाँ पे कापुंग बोला जाता है, तो यहाँ पर देखिए मलेशिया में जो है कापुंग बोला जाता है परंपरागत अधिवासों को। और मलेशिया में आपका किंटा घाटी स्थित है जो टिन भंडार के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पे इपो टिन उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। इपो जो है मलेशिया का
प्रमुख केंद्र है। कीड़बच्छी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें जो है किस चीज़ की कमी पाई जाती है, ठीक। तो किस चीज़ की कमी वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे कीटभक्षी पौधे उगते हैं, तो वहाँ पे आपका नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है, इसीलिए वहाँ पे उग पाते हैं। अगला है वाणिज्यिक खेती की विशेषताएं निम्नलिखित में से कौन सी हैं। तो वाणिज्यिक खेती जो है किसान बाजार के लिए फसलों को उगाता है और कृषि क्षेत्र का बाजार से अच्छा संपर्क इसमें होता है, ठीक। ये हाथों हाथ नहीं की जाती है, छोटे क्षेत्रों तक नहीं होती, बड़े में होती है। फसलों को उगाते किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं, बात सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए ये ज़्यादा आपका यहाँ पे आपका जो दे रखा है, फिर से देख लीजिए वाणिज्यिक खेती की प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं। वाणिज्यिक यानी कमर्शियल फार्मिंग इसमें की जाती है और इसमें जो है आपका मुख्य रूप से ये विकसित देशों में होती है और ये व्यापारिक कृषि के अंतर्गत इसे शामिल किया जाता है। केवल ये जैसे आपका गहन निर्वाह कृषि हो गया या जीवन निर्वाह कृषि हो गया, ये सभी एग्रीकल्चर जो पद्धतियां हैं ये खाने पीने के लिए प्रोडक्शन यहाँ पे किया जाता है, जबकि व्यापारिक जो है ये केवल व्यापार के लिए किया जाता है। तो यहाँ देखिए किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं, कृषि क्षेत्र का बाजार से अच्छा संपर्क होता है। तो इसमें तो होता है वाणिज्यिक कृषि में कृषि क्षेत्र का बाजार से अच्छा संपर्क होता है, लेकिन यहाँ पर किसान बाजार के लिए फसलों को उगाते हैं। तो वाणिज्यिक कृषि में जो है किसान जो भी फसल उत्पादन करते हैं ये फसलों के बाजार के लिए ही करते हैं और बाजार में ले जाके बेचते हैं। हालांकि ये भी आपका एक इसका विशेषता ही है। तो ए आपका इसमें ज़्यादा सही जो है ए हो जाता है। भूमिगत खनन पद्धति को किस नाम से जाना जाता है। तो भूमिगत खनन पद्धति को चलित शाफ्ट, ड्रिल खनन, शाफ्ट या सुरंग खनन। तो भूमिगत खनन पद्धति को शाफ्ट माइनिंग कहते हैं, शाफ्ट पद्धति कहते हैं, शाफ्ट सिस्टम कहते हैं, ठीक। तो इसमें 124 में आपका सी हो जाएगा। इसमें देखिए आपका भूमिगत खनन पद्धति, इसे कुपकी खनन कहते हैं, सॉफ्ट माइनिंग कहते हैं, ठीक। सॉफ्ट पद्धति कह सकते हैं इसे आप। तो ये जो विकल्प आप लोगों को आंसर की दिया गया था, तो आंसर की में ए बताया गया था चलित शाफ्ट पद्धति। तो चलित शाफ्ट पद्धति भी इसी से संबंधित है, लेकिन ये वर्तमान प्रक्रिया है, ठीक। जबकि जो भूमिगत खनन विधि है इसे कुपकी खनन कहते हैं, सॉफ्ट माइनिंग के नाम से इसे जाना जाता है। ये आपका खुल्लर सर की बुक में मिल जाएगा आपको, ठीक। जो इंटर की बुक है जिसमें प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत आप जाएंगे तो वहाँ पे खनन की दो विधियाँ बताई गई हैं। एक आपका धरातली खनन विधि जिसे विवृत खनन के नाम से जाना जाता है, दूसरी सॉफ्ट माइनिंग या कुपकी खनन या भूमिगत खनन के नाम से इसे जाना जाता है। क्लियर। तो इसमें आपका सॉफ्ट पद्धति होगा, तो आप लोग आंसर की में भी अपडेट कर लीजिएगा। अगला देखिए व्यवसायों के आधार पर अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोड का सही प्रयोग कीजिए, ठीक। व्यवसाय के आधार पर वाणिज्यिक मत्स्यन ग्रहण प्राथमिक व्यवसाय है, जबकि निर्वहन जो है द्वितीयक व्यवसाय है, ठीक। उसके बाद दे रखा है लकड़ी काटना और फर्नीचर बनाना दोनों द्वितीयक में है, परिवहन और प्रतिरक्षा दोनों तृतीयक में है, बैंकिंग तृतीयक व्यवसाय जबकि प्रबंधन चतुर्थ। तो इस आधार पे देखें तो यही आपका राइट है, जबकि द्वितीयक में ये सब नहीं आते हैं। ये आपका देखिए दिया है कि प्राथमिक व्यवसाय है वाणिज्यिक मत्स्यन जो है, और जबकि निर्वहन द्वितीय है, तो ये भी आपका नहीं होगा। निर्वहन मत्स्यन जो है प्राइमरी एक्टिविटी के अंतर्गत आता है, ठीक। तो उसके बाद यहाँ पे देखिए बैंकिंग वगैरह तृतीयक में आ गए, रिसर्च वगैरह आपके चतुर्थ में आ गए, तो डी वाला यहाँ पे आपका हो जाता 3 और 4। तो इसमें भी आप देखिए अपडेट कर लीजिएगा, भूमि की खनन पद्धति को सॉफ्ट पद्धति के नाम से जाना जाता है। क्लियर। चलिए